गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को दिया तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का एक छोटा सा परिचय दिए थे कि किस प्रकार से मोसले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधित रूप दिया था। तो उसमें 3-4 विशेषताओं के बारे में बताया कि इनका जानना बहुत जरूरी होता है। वो क्या है? तत्व था, तत्व, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जिसको कहते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और परमाणु संरचना। ये 4 चीज़ों के बारे में कहा कि ये जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये 4 चीज़ें थी: तत्व, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और परमाणु संरचना। उम्मीद है तुम लोग इसको पढ़ ली होगी, समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में कुल कितने आवर्त हैं। उस दिन भी बताया था थोड़ा सा, कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं और समूह कितने हैं? 18। अगर आपके पास नई बुक है तो नई बुक में मेंडलीव की आवर्त सारणी में लिखा हुआ है, उसमें फर्स्ट ए, उसके ऊपर 1 लिखा है, सेकेंड ए, उसके ऊपर 2 लिखा है। इस तरह से एक क्रम में करते हुए 1, 2 जब स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इस तरह से तुमको दिखाई देगा। क्योंकि हमारे पास चार्ट यहाँ नहीं है, उपलब्ध ना होने के कारण से तुम लोग को बुक में आप अपना जब पढ़ोगे तो इस बुक को सामने खोल लो। अपनी बुक को खोल करके बुक में ये दिया हुआ है, मैं आपको बुक का पेज दिखा दे रही हूँ। ये इस तरह से दिया हुआ है, दिख तो नहीं रहा होगा सबको। दीर्घाकार अथवा आवर्धित आवर्त सारणी दिखाई दे रहा है आपकी बुक में। ये बुक में आप निकालोगी और इसको देखोगी। इसमें पहले के जो पुराने बुक होंगे उसमें फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, इस तरह से करके लिखा हुआ है। लेकिन जो वर्तमान में है ये ए बी उपवर्गों को हटा करके सीधे 1, 2, 3, 4 के आधार पर इसका क्रम किया गया है। तो पहला और दूसरा समूह आपको यहाँ दिखाई देगा। बीच में तीसरे समूह से लेकर के 12 समूह तक है और फिर लास्ट में 13 से लेकर के 18 समूह तक है। ठीक है, तो इस तरह से इनके समूहों का वर्गीकरण किया गया है। तो कितने समूह हो गए? 18। कुल 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। क्लियर है सबको इतना? अब इस आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो पहला समूह जो होगा, आप बुक में देखेंगे, पहला समूह जो होगा वह क्षारीय धातु कहलाता है। हाइड्रोजन से लेकर के नीचे तक, हाइड्रोजन से लेकर के फ्रेंसियम तक नीचे जो है वहाँ तक ये सब क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु इसलिए कहलाते हैं कि इनके ऑक्साइड को अगर विलयन बनाया जाए, इनके ऑक्साइड के साथ क्रिया करा के, तो जो विलयन बनता है वो क्षार बनता है, क्षारीय होता है। उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए ये धातु जो होते हैं फर्स्ट समूह के धातु क्षारीय धातु कहलाते हैं। दूसरा समूह जो होता है वह सिक्का धातु कहलाता है। ये एल्कली मेटल और ये है सिक्का धातु, क्वाइन मेटल इसको कहते हैं। सिक्का धातु होता है दूसरे समूह के। इसी तरह से 17वें समूह के जो तत्व हैं उनको हेलोजन्स कहते हैं। उसमें देखोगे ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन से शुरू है, वहाँ से लेकर के आयोडीन तक आप जाएंगे तो हेलोजन्स है। ठीक है, फिर 18वां समूह जो है, जिसको कि पहले शून्य समूह कहा जाता था, ये जो तत्व होते हैं ये अक्रिय तत्व कहलाते हैं। अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस, वो गैसीय माध्यम है इसलिए अक्रिय गैस भी इसको कहते हैं। वो है क्या? ये जो अक्रिय तत्व क्या है? लास्ट वाला 18वां शून्य समूह, नियॉन, आर्गन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जितने तत्व हैं उस 18वें समूह में सभी अक्रिय हैं। अब दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा हो कि यह अक्रिय तत्व क्या है। ठीक है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो क्रियाशील रहते हैं हमेशा। क्यों क्रियाशील रहते हैं? क्योंकि पिछले क्लास में 9th में पढ़ी थी तुम लोग कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन अपने कोश को पूरा करने के लिए, यानी उसका अष्टक पूरा करने के लिए
संयुक्त होने के लिए, अन्य तत्वों के परमाणु से संयुक्त होने के लिए क्रियाशील रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना अष्टक पूरा करना होता है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होनी चाहिए उसको पूर्ण करने के लिए, ठीक है। लेकिन तो ये उनकी सक्रियता होती है। लेकिन जो 18वें समूह के अक्रिय तत्व हैं, जैसे हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। इसका प्रथम कोष पूर्ण हो जाता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, तो पहले कोष में ही 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बोरबरी ने कहा था कि प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह कोष पूर्ण माना जाता है। तो यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ही कोष है तो ये कोष पूर्ण माना गया। इसी तरह से हीलियम के बाद है नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 और 8, ठीक है। पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, यानी दूसरा कोष क्या है? पूर्ण हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, तो यह किसी से संयुक्त होने के लिए तत्पर नहीं होता है, इसकी क्रियाशीलता नहीं होती है। इसलिए इस समूह में जितने तत्व हैं उनके परमाणुओं के अगर परमाणु संरचना को देखें तो सबके बाह्यतम कोष अस्थायी हैं, स्टेबल है, जिसकी वजह से इनकी क्रियाशीलता नहीं होती है। इसीलिए इनको अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस कहते हैं। क्लियर है इतना सबको? फिर से एक बार देख लो। प्रथम समूह क्षारीय धातु, दूसरा समूह सिग्गा धातु, 17वां समूह हैलोजन, 18वां समूह अक्रिय तत्व, ठीक है। ये समूह में चूंकि हमने बताया तो 18 समूह इसमें होते हैं। अब इसमें पूरे आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है किस आधार पर किया गया है? 7 आवर्त और 9 आवर्त, 7 बोल गया ना, 9 आवर्त और 18 समूह। क्या है इसका? 9 आवर्त और 18। अब 9 क्यों कहते हैं? पहले 7 बोले थे, लेकिन ऊपर वाले में 7 हैं और नीचे कितना है? 2। 7 और 2 कितना हो गया? 9, ठीक है। नीचे भी आप देख लीजिए, उस दिन भी बताया कि 9 को 2 इस तरह से आवर्त बने हुए हैं। ये दोनों आवर्त ऊपर के साथ और यहाँ से 2 मिलकर के कुल 9 हो गए। लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, ठीक। अब इसमें 9 आवर्त और 18 समूह, इसमें इनकी तत्वों की संख्या कितनी कितनी है? तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, छठवें में 32 और 7वें में भी 32, ठीक है। इन दोनों को अलग रखा गया है। कुल 9 बोल दिया जाता है, लेकिन वास्तव में क्या है? 7 है। इस 7 में 2 को जो ऐड कर लिया जाता है, कैसे ऐड करते हैं? पहले वाले समूह में, पहले वाले आवर्त में अगर देखोगी तो 2 तत्व जो दिखाई देते हैं। कौन कौन से तत्व दिखाई देते हैं? हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ क्या है? हीलियम। एक तरफ ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ हीलियम, फर्स्ट आवर्त में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं 2 तत्व। दूसरे आवर्त में संख्या अगर काउंट करोगी तो 8 है। इसलिए हमने कहा कि आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल खोल करके बैठोगी पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरे आवर्त में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18 है, पांचवें में 18 है, छठवें में 32 है। अब छठवें में क्या होता है? जो ऊपर का है, ऊपर वाली जो संख्या है छठवें का, उसको काउंट करोगी और लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों को काउंट करोगी। छठवें आवर्त में आप देखो, ये जो संख्या इसकी दी हुई है
57 तक, ठीक है। 57 के बाद जो है यहाँ 58 है, तो पूरे छठवें आवर्त के तत्वों को काउंट करो और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को, कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 32। इसी तरह से 7वें आवर्त में जब दोनों को जोड़ोगी तो ये कहलाएंगे 32। तो इनकी संख्या इस तरह से बटी हुई है, ठीक है। 7 आवर्तों में ये जो संख्या बटी हुई है इनकी 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। सबको याद हो गया ये तत्वों के आवर्त में किस तरह से ये संख्या बटी हुई है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्लियर है ये सबको इतना? अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि कुल जो तत्व हैं इसमें कितने धातु हैं और कितने अधातु हैं। तो इसमें अगर हम लोग संख्या देखें, संख्या के आधार पर है लगभग 91, कंफर्म कर लेना, 91 है। अभी रिसेंट में जो खोज हुआ है उसके आधार पर 91 धातु हैं और 27 जो है वो अधातु हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 118। क्लियर है सबको? इस 118 तत्वों को आवर्तों में उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। आवर्त सारणी में तत्वों के को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, जिसमें प्रथम आवर्त में 2, द्वितीय आवर्त में 8, तृतीय आवर्त में 8, चतुर्थ में 18, पंचम में 18, षष्ठम में 32, सप्तम में 32। इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती हुई है। इतना सबको स्पष्ट हो गया कि ये किस तरह से इनकी संख्या कैसे बढ़ती हुई है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि इसमें कुछ ऐसे इनके गुण होते हैं जिनके आधार पर इनकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। उसमें आप पहला पॉइंट यही लिखोगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों में रखा गया है। ये क्लियर है सबको? यहाँ जो रखा जाता है वो ऐसे आवर्त में रखा गया है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर। जैसे सपोज करो हीलियम का यदि 1 है तो हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का 2 है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। लिथियम का 3 है तो लिथियम के बाद देखोगे बेरिलियम का 4 है, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। इस तरह से परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में इनको रखा गया है, ठीक। अब इसमें इनकी विशेषताएं, दूसरा पॉइंट, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक नियमित अंतर के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व पाए जाते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करें तो देखेंगे एक समान संरचना वाले, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण इसकी किसी एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकताएं भी समान होती हैं। अब जब हम लोग आवर्त में इस तरह से देखते जाते हैं तो जो ये समूह हमको दिखेगा, इस समूह को अगर हम देखेंगे तो एक समूह में पाए जाने वाले सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे, क्योंकि समूहों के में उपस्थित तत्वों के गुण समान होते हैं। भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में, भौतिक गुणों में इनके क्रमिक परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो ये समान लक्षण वाले तत्व होते हैं। इसी तरह से इनके कुछ गुण और भी होते हैं, जैसे इनके आयनन विभव इसका है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ऋण विद्युतता है, परमाणु त्रिज्या है, धन विद्युतीय गुण, ऋण विद्युतीय गुण, ये इनकी विशेषताएं हैं। इसके आधार पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब इस दीर्घाकार आवर्त सारणी के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक जो होता है, उस परमाणु क्रमांक के आधार पर किसी तत्व के
स्थिति को ज्ञात करना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में यही आता है कि किसी एक तत्व का परमाणु क्रमांक दे दिया जाएगा। परमाणु क्रमांक जैसे सपोज करो कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे 2 8 1। क्लियर है ये? 2 8 1 1 2 3 कितने कोष में गए? तीसरे कोष में गए। जितने कोषों में जाते हैं उन कोषों की संख्या उस आवर्त की संख्या कहलाती है। उन कोषों की संख्या उस आवर्त की संख्या कहलाती है। यानी आवर्त क्या हो गया इसका? 3। ठीक। और उस आवर्त में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस आवर्त में यानी उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी स्थिति को बताता है कि किस स्थान पर है, किस समूह में यह उपस्थित है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। यानी किसमें आएगा ये? समूह। समझ में सबको? किसी दिए गए तत्व के परमाणु क्रमांक के आधार पर, उसके इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के आधार पर, अभी इसके आगे देखते हैं।